नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। जैसा कि आप जानते हैं, एक बार फिर कुछ खास और गंभीर मुद्दे को लेकर आपके बीच हाजिर हूं और वो मुद्दा है ईवीएम का। बहुत तेजी से ईवीएम के खिलाफ आंदोलन जोर पकड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने इस मुद्दे को पकड़कर काफी आगे तक आ चुके हैं और काफी गंभीर आंदोलन चला रहे हैं। आपने देखा होगा, जंतर मंतर, धरना प्रदर्शन या जिस भी माध्यम से चाहे जैसे भी हो, देश उनका शुक्रगुजार है जो आज ईवीएम के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहे हैं और आंदोलन में भाग ले रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, यहां तक कि जेल भी जा रहे हैं। उन्हें पकड़कर जेल भी ले जाया जा रहा है, उन पर ज्यादती भी की जा रही है। लेकिन यह आंदोलन तेज होता जा रहा है, जोर पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो राष्ट्रवादी पत्रकार, खास करके यूट्यूब पर जो एक्टिव हैं, वो इस बात को, इस मुद्दे को उठा रहे हैं और जो आंदोलन चल रहा है ईवीएम के खिलाफ उसको भी दिखा रहे हैं। लेकिन आपको कहीं भी एक भी छोटी सी क्लिप किसी डाबर मीडिया पर नजर नहीं आएगी। उस पर क्यों नहीं नजर आएगी, यह बताने की जरूरत अब नहीं रही, क्योंकि देश जान चुका है कि मीडिया पर माफियाओं का कब्जा है, मीडिया पर गुजराती माफियाओं का कब्जा है, गुजरात लॉबी का कब्जा है। और जब बात उनकी होगी, उनके खिलाफ होगी, तो उस ऐसे किसी भी मुद्दे को कभी भी मीडिया तवज्जो नहीं देगी, मीडिया नहीं दिखाएगी। यहां तक कि सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स को भी दबाव में लिया जा रहा है, इन्फ्लुएंट किया जा रहा है। उनको सीधे निर्देश दिया गया है कि किसी भी कीमत पे आपको इस मुद्दे को नहीं उठाना है। खैर, भारत के किसी भी जनमानस के मुद्दे को गोदी मीडिया नहीं उठा रही है। ये उनके आका माफियाओं से सीधा आदेश है, सीधा डायरेक्शन है, तो वो नहीं उठाएंगे। इससे पूरे देश के आम आदमी को यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि आज चाहे मुद्दा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का हो, चाहे किसानों की आत्महत्या का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे किसानों की आत्महत्या का हो, चाहे कोई भी देश के संकट के विषय में, देश की समस्या के विषय में, आम आदमी की समस्या के विषय में गोदी मीडिया, यानी अब जो डाबर मीडिया बन चुकी है, वो मीडिया बिल्कुल नहीं उठाती, बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। और वही काम वो ईवीएम के आंदोलन पर भी कर रही है। कहीं से भी किसी भी एक छोटे से क्लिप को भी वो नहीं दिखा रहे हैं, अपनी मीडिया पर कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। वैसे आंदोलन तो बेरोजगारों का आंदोलन, उधर किसान फिर से दिल्ली आने की तैयारी में लगे हुए हैं। आंदोलन तो बहुत से हो रहे हैं और होंगे, लेकिन गोदी मीडिया उसे नहीं दिखाएगा। इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि ये उन्हीं माफियाओं का, इन मीडिया पर उन्हीं माफियाओं का कब्जा है जो आपके हितों के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो आज का मुद्दा क्या है मेरे दोस्त? ईवीएम के जरिए आज जो मैंने कहा कि ईवीएम का मुद्दा जोर पकड़ रहा है, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन जोर पकड़ रहा है, लेकिन कुछ सवाल इस ईवीएम के खिलाफ आंदोलन के बीच उठ रहे हैं और लोग उठा रहे हैं। सोशल मीडिया के पत्रकार भी इस मुद्दे को, इससे उठ रहे सवालों को भी उठा रहे हैं। वो सवाल क्या है? पहली बात तो ईवीएम का दुरुपयोग किस स्तर पर हो रहा है। आपने एक उदाहरण के लिए देखा होगा कि जहां जीतने की कोई गुंजाइश नहीं थी, तीनों राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां बीजेपी हैकिंग करवा के जीत गई। लेकिन जहां जीतने की पूरी संभावना थी, सरकार उनकी एक उपचुनाव वो नहीं जीत पाए। ये ओरिजिनल रिजल्ट है। वो किसी भी राज्य में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, भारतीय जनता पार्टी 20-25% समझ लीजिए आप, सीट नहीं उसको मिलती अगर ओरिजिनल रिजल्ट आता तो। लेकिन मैंने कई बार इस बात को कहा कि
ये रिजल्ट मैनिपुलेटेड है, ईवीएम के द्वारा है, और इसी बात को लेकर लोग आंदोलित हैं, जिसकी संभावना मैंने पहले भी जताई थी। और नरेंद्र मोदी की मजबूरी थी ईवीएम को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में हैक करवाना, और वो मजबूरी थी उनके खिलाफ जो माहौल बन रहा था भारतीय जनता पार्टी में, उसको दबाना। इसके लिए नरेंद्र मोदी को मजबूरन प्लान बी पे काम करना पड़ा और ईवीएम के जरिए ये तीनों राज्य जीतने पड़े, क्योंकि उनका तर्क, उनकी सोच ये थी कि अगर वही नहीं रहेंगे, अगर उनको ही हटा दिया गया भारतीय जनता पार्टी में, उनको ही किनारे कर दिया गया, उनको ही मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, तो क्या होगा। और ये तीन राज्य अगर वो हार जाते तो ऐसा ही होना था, और इसकी ही तैयारियां भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही थी। कर इसलिए रही थी क्योंकि उनको पता चल चुका है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी अडानी के चपरासी हैं, यानी अडानी के चौकीदार हैं, और वो गुजरात से हट करके भारत के बारे में कभी नहीं सोचते। खैर, और ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के बड़े नेता सबको ये मालूम हो चुका है, अब पता चल चुका है। वो इस पर गंभीरता से सोचने लगे हैं, बोलने की हिम्मत भले ही ना जुटा पाए, लेकिन समझ चुके हैं कि कॉन्स्पिरेसी कहां है, क्योंकि उन्हें भी दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी ब्लैक मनी को होल्ड अप करके, भारत से कर्जा लेकर, भारत के ऊपर लोगों के नाम पे कर्जा लेकर के, विकास के नाम पे कर्जा लेकर के 150 लाख करोड़ रुपया, और जो विदेशों में काला धन जमा था 200, 300, 400 लाख, जो भी उन्हीं लोगों के कहने के अनुसार, उसमें हिस्सेदारी लेकर के नरेंद्र मोदी जो अंडरग्राउंड पैसा विदेशों में चोरों के यहां जमा करवाए और उसको अंडरग्राउंड फॉल्स कंपनियों के जरिए भारत में लाए और भारत की कंपनियों को खरीदकर अडानी यानी मोडानी के नाम किया। माने कुछ गुजराती माफियाओं का कब्जा करवाया देश के सारे संसाधनों पर, देश के सारे लगभग 80% संसाधनों पर इस समय अडानी मोडानी और कब्जा है, और यह नरेंद्र मोदी की देन है। जबरदस्ती कुछ को पैसा देकर, कुछ को ये सीबीआई, ईडी और आईटी का गन दिखा करके, गन पॉइंट पे उनसे उनकी कंपनियां छीनी और मोडानी को दिलवाया, यानी अडानी को दिलवाया, यानी अपने कब्जे में किया। ये सारी चीजें सबको दिख रही हैं। मैं एक अकेला कोई ऐसा आदमी नहीं हूं, मेरा कल्स की मुझे यह बात समझ में आ रही है, हालांकि मैं करीब रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं, समझ रहा हूं, और जो भी करीब रहे हैं नरेंद्र मोदी को, सबको समझ में आ रहा है, सब समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। इसीलिए आरएसएस और बीजेपी में भी ये बात, उनके दिमाग में भी ये बात स्ट्राइक की, और इनके खिलाफ आंदोलन, मतलब एक बगावत उठने वाली थी, जिसे दबाने के लिए नरेंद्र मोदी ने ईवीएम को, हैकिंग का इस्तेमाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में किया, जो कि नहीं करने वाले थे। ईवीएम पर कोई उंगली ना उठे, इसके लिए ये तीनों राज्य वो हारने का प्लान बना चुके थे। यानी जो भी ओरिजिनल रिजल्ट होता, जो कि कांग्रेस के पक्ष में जाना था, तो जो ओरिजिनल रिजल्ट होता उसको आने देते और वो तीनों राज्यों में हार स्वीकार करते और ईवीएम को बचा ले जाते। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, क्योंकि मैंने बता दिया कि वो क्यों ये रिस्क लिए, अपने आप को बचाने के लिए। खैर, अब बात यहां तक आ गई कि अब आगे पूरा देश आंदोलित हो चुका है, पूरा देश समझ चुका है, और यह आंदोलन तेज पकड़ेगा, ईवीएम हटेगा, 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। यह रिजल्ट है और यही रिजल्ट होगा, लेकिन कैसे, यह बात समझिए, और क्यों, यह भी आपको समझना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मैंने कहा है पहले कि ईवीएम का इस्तेमाल कोई भारतीय नेता, नरेंद्र मोदी ईवीएम का इस्तेमाल, ईवीएम को हैकिंग करवा के खुद को प्रधानमंत्री बनाने का काम नहीं करते। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम चाइना और अमेरिका जैसे देश, दुनिया के माफिया पूंजीपति, भारत के समृद्धि पर, भारत के बाजार पर कब्जा करने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी जैसे आदमी को आगे बढ़ाकर भारत पर प्रधानमंत्री बनाकर थोपा। आपको यह भी मैंने बता दिया कि उसका फायदा चाइना ने भी उठाया। चाइना को भारत का एफएमसीजी मार्केट मिल गया पूरा का पूरा, लगभग 70%, और लगभग 70% अमेरिका को भारत के आर्टिलरीज या ये युद्धक सामानों का बाजार मिल गया। दोनों का अपना ये हित था, जिसको दोनों ने, और जर्मन, फ्रांस या नाटो के देश मिलकर के जो योजना जिस पर काम कर रहे थे, इजराइल जैसे, सबने इस पर अपना दांव साधने के लिए ईवीएम के जरिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाया, और अब उनके जरिए अपना अपना स्वार्थ साध लिया। बात इससे आगे, अब भारत में आंदोलन हो रहा है,
और भारत को आंदोलन करना चाहिए, करना पड़ेगा। इवन कांग्रेस को भी पूरी तरह से इसमें आकर के, आगे आकर के भाग लेना चाहिए। या अगर राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसका एक प्रमुख मुद्दा ईवीएम होना चाहिए। लेकिन कुछ बातें जो आपको दिख रही होंगी, समझ में आ रही होंगी कि कांग्रेस, कुछ पार्टियां तो एग्रेसिवली इस बात का विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस उतना एग्रेसिवली इस बात का विरोध नहीं कर रही, ईवीएम के खिलाफ नहीं बोल रही है, या वो वीवीपैट तक अटक रही है या कहीं ऐसे। लेकिन कहने का अर्थ यह है, आखिर ऐसा क्यों, ये भी बात, इस बात का भी खुलासा आपके सामने रखेंगे। आप ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को ध्यान से सुनकर के पूरा वीडियो देखिए, एक बार की जगह 2 बार देख लीजिए और बात को समझिए। तो जो आंदोलन है उसकी बहुत जरूरत है, आंदोलन जोर पकड़ रहा है, उसमें आप सभी देशवासियों को सहभागी बनना चाहिए ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम का जाना, ईवीएम जाएगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, लेकिन इस आंदोलन की जरूरत है ईवीएम को जाने के लिए, बहुत जरूरत है, तभी जाएगा, जाएगा ये तय है। दुरुपयोग भी हो सकता है किसी और तरीके से, इसीलिए मैं उस कॉन्स्पिरेसी को आपके सामने रखूंगा। क्या आपको, पूरे देश के आम आदमी को, जनमानस को, या वोटरों को, या देश के बुद्धिजीवियों को यह बात समझनी चाहिए कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। ईवीएम से जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे, चाहे किसी के भी पक्ष में आए, जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे वो विदेशी ताकतों के हितों को ध्यान में रखकर आएंगे। तो क्या आप ऐसा चाहेंगे कि विदेशी ताकतें आपके भारतीय राजनीति में दखल दें और अपना कब्जा रखें, वो जिसे चाहे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाएं और उनके हितों की रक्षा जो आए वो करें, जैसा कि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अमेरिका के और चाइना को, दोनों को ही, अमेरिका को ठेंगा और चाइना को लाला, दोनों दिखा रहे थे, और दोनों अब कहां है ये पता नहीं। आप अंदाजा लगा लीजिए क्यों, क्योंकि वही तो इनको प्रधानमंत्री बनाकर अपना काम साधने के लिए ऐसा किया था। इसको दूसरे वीडियोज में बता चुका हूं। इसलिए इस ईवीएम के खिलाफ आंदोलन बहुत तेजी से, बहुत तेज, पूरे देश को इस पर सहभागी बनना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, विरोध करना चाहिए और किसी भी कीमत पे ईवीएम को बैन करवाना चाहिए। क्योंकि इससे कोई नरेंद्र मोदी, कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई भारतीय पार्टियां लाभान्वित नहीं हो रही हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ मिल रहा है तो वो विदेशियों को, अमेरिका और चीन जैसे देशों को, जो अपने तरीके से, अपने दलाल, यानी जो उनकी दलाली करेगा, जो उनकी बात मानेगा, उससे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाएंगे। उस काम में वो सफल हो रहे हैं और अब तक हुए हैं। कम से कम नरेंद्र मोदी से तो खुलकर बात सामने आ गई है। आपने देखा, नरेंद्र मोदी के आते ही अमेरिका की जो मंशा थी, जो आजादी के बाद से लेकर अमेरिका और चीन की मंशा थी, चीन की मंशा भारत के बाजार, घरेलू उपयोगी सामानों यानी एफएमसीजी के आइटम, जो घरों में रोजमर्रा की चीजों की जरूरतें होती हैं, उन सब पर भारत के घरेलू बाजार पर कब्जा करने की उसकी मंशा थी और वो अब कब्जा कर चुका है। आप किसी भी बाजार में जाकर देख सकते हैं। अमेरिका, तो कहने का मतलब दोनों का हित सध गया और वो सधा ईवीएम के जरिए। ठीक है, ईवीएम के जरिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर वो हमारे और आपके ऊपर थोपे और अपना काम करवाए। नरेंद्र मोदी अगर स्वतंत्र प्रधानमंत्री होते तो उनकी सीमाएं अडानी तक खत्म नहीं होती, उनकी सीमाएं गुजरात में नहीं रह जाती, उनकी सीमाएं चीन और अमेरिका तक नहीं खत्म होती, उनकी सीमाएं देश के आम आदमी, जनमानस के लिए काम करने की होती, जो नहीं करेंगे, कर भी नहीं पाएंगे, कर ही नहीं सकते। इसलिए देश के लिए जरूरी है एक निष्पक्ष चुनाव, जो कि बैलेट पेपर के जरिए ही हो सकता है। धांधली उसमें भी होगी, लेकिन कम से कम इस हद तक विदेशी हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। देसी धांधली होगी थोड़ी बहुत, पैसे देकर के विदेशी किसी को मजबूत करेंगे, किसी को कमजोर वो भी करेंगे। सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया के जरिए वो भारत की राजनीति पर कब्जा इसी तरह से करते रहेंगे। और उनको, अगर उनके वर्चस्व को तोड़ने के लिए, चलिए मतलब मैंने कहा कि अगर बैलेट पेपर से होगा, धांधली भी होगी, तो यहां के लोग धांधली करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर होगा तो यहीं के लोगों तक सीमाएं, उसकी सीमाएं यहीं के लोगों तक रहेंगी। वो पैसे से थोड़ी बहुत मदद करके इधर उधर कर पाएंगे, लेकिन ईवीएम के जरिए तो वो पूरी तरह से भारत के चुनाव को कंट्रोल कर रहे हैं। इजराइल जैसे देश पेगासस से या दूसरे और माध्यमों से, या अमेरिका और चीन मिल करके, कहने का मतलब यह है कि यह हैकिंग का काम विदेशी करवा रहे हैं मोदी के लिए। यह सही है,
क्योंकि उनसे ही वही दलाली करते हैं, वही उनके स्वार्थों के, उनके हितों का ध्यान रखते हैं, तो उनके लिए करेंगे, आगे भी करेंगे, ये बात ध्यान रखिए। इसलिए ईवीएम का जाना बहुत जरूरी है। और एक राज की बात जो पूरी तरह से पुख्ता तो नहीं है लेकिन संभावना है, कांग्रेस का थोड़ा सा जो लचर रवैया है ईवीएम के प्रति, इससे ये लग रहा है कि कहीं लग नहीं रहा है, मैंने कहा कि उड़ती हुई खबर, यानी क्या कहते हैं, अंदर की बात, ऐसा अंदर की बात अगर कहें तो ये है कि अब क्योंकि भारत के कुछ आका, खास करके नरेंद्र मोदी को जो लाए आरएसएस जैसे संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता जो टॉप पर बैठे हुए हैं, दूसरी कतार में, तीसरी कतार में, वो विदेशी ताकतें जो चुनाव को अपने कंट्रोल से चलाती हैं, उनसे कांग्रेस का जुड़ाव तो ना हो जाए, या हो तो नहीं गया है, या हो गया है, ऐसा आप मानकर चलिए। इसीलिए एक बात और जो मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं, एक तरह से पुख्ता खबर नहीं है, पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन है, संभावना है। क्या है? नरेंद्र मोदी खुद इलेक्शन कमीशन से ईवीएम को बैन करने की मांग करेंगे और करवाएंगे, और वो इसलिए करेंगे कि ईवीएम की चाबी अब इनके हाथ से निकलती दिख रही है। आप समझ गए? इस बात की लगभग 80% से ज्यादा संभावना है, और अंदर की बात लगभग यही है। मेरे दोस्त, मैं चाहूंगा या कोई भी एक भारतीय चाहेगा कि भारत की राजनीति में कोई दखलंदाजी किसी विदेशी का ना हो, अमेरिका और चीन का ना हो। आप भी चाहेंगे, हम भी चाहेंगे, जो आंदोलन कर रहे हैं वकील, उनको भी यह समझ में आना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, किसी का नहीं होना चाहिए। चलिए, आज मोदी से लोगों को परेशानी है, उन्होंने एक बहुत से गलत निर्णय लिए, पक्षपाती निर्णय लिए, खास करके गुजराती माफियाओं को प्रश्रय देकर के उन्होंने जो पक्षपाती निर्णय लिया, गलत तरीके से निर्णय लिया, गलत नीतियां बनाई, देश को बर्बाद किया, अमेरिका और चीन के हितों को अपने भारत के हितों के ऊपर रखा या लादा। ऐसा फिर ना हो, ऐसा कोई और ना हो। मान लीजिए कि अगर उन्हीं विदेशियों का उन्हीं ईवीएम के जरिए आगे भी कब्जा रहता है, तो भले ही भाजपा नहीं रहेगी, भले ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन जो भी रहेगा वो उनके ही कंट्रोल में काम करेगा, उनके ही हितों की रक्षा करेगा। इसलिए देश हित में, जनमानस के हित में, भारत के हित में, भारत की संप्रभुता के हित में, भारत के संविधान के हित में, भारत के एकता और अखंडता के हित में किसी भी कीमत पे ईवीएम खत्म होना चाहिए। एक तो ये होना चाहिए। दूसरी चीज जो मैंने कहा कि अगला चुनाव 2024 का ईवीएम से ही होगा, यह संभावना है, ही होगा, यह कंफर्म लग रहा है। और यह भी कंफर्म लग रहा है कि ईवीएम की चाबी नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल रही है। जिसके भी हाथ में जा रही है, उसके भी हाथ में, चाहे जो भी हो, उसके भी हाथ में जाना ठीक नहीं है। ईवीएम की चाबी किसी और के हाथ में ना जाए, इसके लिए नरेंद्र मोदी खुद चुनाव आयोग से मांग करेंगे, चुनाव आयोग को कहेंगे या चुनाव आयोग से ईवीएम को बैन करवाएंगे, या अगर जरूरत पड़ी तो संसद में कानून बना करके ईवीएम को बैन करेंगे। लेकिन ईवीएम को नरेंद्र मोदी ही अब हटाएंगे। दूसरों को जितना डर है ईवीएम से, सब उससे ज्यादा अब ईवीएम से नरेंद्र मोदी को डर लगने लगा है। आप देख लीजिएगा, लोगों के सामने मंदिर का ड्रामा चल ही रहा है, आप देख रहे हैं। लोगों के सामने मसीहा बनने की कोशिश करेंगे, एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं, लोग हमको चुनते हैं, हमें लोगों पर विश्वास है, एक नैरेटिव सेट करवाएंगे अपने डाबर मीडिया के जरिए, और उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए वो ईवीएम का खुद विरोध करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उसकी चाबी अब उनके हाथ में नहीं आने वाली है। अब वो कंट्रोल छोड़ रहे हैं, जा रहा है कंट्रोल उनके हाथ से, खत्म हो रहा है। और यही दो बातें आप जानते हैं, मैंने कहा क्यों ये बातें कही, इसके पीछे के राज को जानने की पूरी कोशिश की कर रहा हूं। और इसके पीछे का राज यही है कि यह भी हो सकता है कि जिस ईवीएम की चाबी विदेशियों के जरिए बीजेपी के हाथ में थी, अब उन्हीं के जरिए कांग्रेस के हाथ में जाने वाली है। आप एक चीज और नोटिस किया होगा, इस चुनाव से पहले इतना तगड़ा हमला विदेशी ऑर्गेनाइजेशनों के द्वारा मोदी पर नहीं हुआ था, अभी हो रहा है। इसका मतलब वो ताकतें
जो दुनिया को कंट्रोल करती हैं, या दुनिया की माफिया है, या वो देश जो दुनिया में दादागिरी करना चाहते हैं, अमेरिका और चीन जैसे देश, या जर्मन, फ्रांस और इजराइल जैसे देश, ये अपने दाव को बदलना चाहते हैं, अपने कैंडिडेट को बदलना चाहते, अपने घोड़े को बदलना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की निगाह अब मोदी पर पड़ चुकी है। लोग ईवीएम को बैन कराने का आंदोलन क्यों चल रहा है, इसको आप समझिए। अगर दो शब्दों में कहा जाए तो ईवीएम को बैन करने का आंदोलन आज सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि यह शक है या यह कंफर्म हो चुका है कि नरेंद्र मोदी दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी के पक्ष में ईवीएम हैक किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुद करवा रहे हैं या विदेशी कर रहे हैं, इसके लिए आंदोलन हो रहा है। ठीक है, अभी का यह बात विदेशी भी समझने लगे हैं। उन्हें भी लगने लगा है कि आगे चल करके अगर यह आंदोलन इतना तेज होता है कि ईवीएम हाथ से निकल जाता है, ईवीएम के जरिए भारत में चुनाव बैन करना ही पड़ता है, तो वो अपनी राजनीति अभी से पलटा मारने लगे हैं। नरेंद्र मोदी अपनी चालाकी खेलेंगे, वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, वो रोना धोना शुरू करेंगे, वो ड्रामे करेंगे, क्योंकि अभी तक पुलवामा जैसी कोई घटना तो करवा नहीं पाए हैं, ऐसा कोई माहौल बना नहीं पाए हैं। तो किस तरह से माहौल बनाने की कोशिश करेंगे और वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे। दो तीन रास्ते उनके पास हैं। ईवीएम को त्याग करके ये त्याग पुरुष बनने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं तो भगवान के ऊपर हूं, भगवान का मंदिर मैंने बनवा दिया और आप मुझे वोट दीजिए। मैं तो ईवीएम का पर लोगों का सवाल है तो चलिए ईवीएम मैं छोड़ता हूं, बड़ा दिल वाला आदमी हूं, बड़ा वगैरह वगैरह। एक नरेशन ये अपने डाबर मीडिया के जरिए नरेंद्र मोदी ये सेट करने की कोशिश करेंगे, और ये इसलिए करेंगे क्योंकि अब उनके हाथ से वो विदेशी ताकतें बाहर निकल रही हैं। यानी अब उन विदेशी ताकतों का भरोसा नरेंद्र मोदी पर नहीं रहा, और यही शक की सुई दूसरी पार्टियों पर भी जा रही है कि कहीं ये चाबी उनके हाथ तो नहीं लग रही है, क्योंकि वो उतने एग्रेशन के साथ आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं, ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको हमसे, आपसे, देश से सबसे अच्छी तरह मालूम है कि ईवीएम की हैकिंग और ईवीएम के जरिए भारत की राजनीति पर कब्जा विदेशियों का है, यह उनको मालूम है। आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं, बोल क्यों नहीं रहे हैं? चलिए, यह बात आप समझ गए होंगे और क्लियर हो चुकी है। इसीलिए मैंने कहा कि यह आम आदमी का आंदोलन है, किसी कांग्रेस और बीजेपी का नहीं, किसी दूसरी पार्टी का नहीं, क्योंकि अगर ईवीएम रहा तो भारतीय राजनीति पर कंट्रोल भारतीय पार्टियों का नहीं रहेगा, विदेशी माफियाओं का रहेगा, और उन माफियाओं से देश के कुछ माफिया मिले रहेंगे, अडानी अंबानी जैसे लोग। तो और उसी तरह का नैरेटिव सेट करेंगे, उसी तरह का इमेज बिल्डिंग करेंगे नरेंद्र मोदी का, और जो होता रहा है वही होगा। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी पुलवामा जैसा कुछ करवा नहीं पाए हैं अभी तक, अपने पक्ष में ऐसा कोई बड़ा नहीं कर पाए हैं जिससे ये गारंटी हो जाए कि वो चुनाव जीत लेंगे। उसके जरिए राम मंदिर उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगा, वो आस्था का मुद्दा है, वहां नरेंद्र मोदी की चाल काम नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी उसके बाद वाले क्या करेंगे? मैंने कहा कि एक तरफ राम मंदिर के नाम पे वोट मांगेंगे, दूसरी तरफ ईवीएम को बैन करवा के उसके लिए एक सिंपैथी गेन करके मसीहा बनने की कोशिश करके, देखिए हम तो ऐसा है, हम तो ये चाहते हैं, हम तो फकीर आदमी है, लेके झोला चल जाएंगे, झोला उठाने उठ चुका है, फिर भी वैसा दिखाने की कोशिश करेंगे, जो हमेशा नौटंकी करते हैं, 50 दिन दे दीजिए नहीं तो हमें बुला लेना, कहाँ आए, खैर वो बात उस पर नहीं जाता। तो ऐसा करने की कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी। एक और लास्ट अंततोगत्वा एक और धमाका करने की कोशिश करेंगे अपने पक्ष में, एक छद्म राष्ट्रवाद को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे अपने पक्ष में, पीओके पर हमला करके, पाकिस्तान से पंगा लेकर, मिलीजुला पंगा, ये बात ध्यान रखिएगा, लड़ना नहीं चाहते। उस समय जो नरेंद्र मोदी ने करवाया था उसमें मिलिट्री का कोई दोष नहीं था, मिलिट्री का कोई हाथ नहीं था, मिलिट्री को जो कहा गया वहां बम गिरा के आ गए, सारी साजिश इनकी थी मिलीजुली पाकिस्तान से। जो उसके बाद पुलवामा के बाद का जो क्रिएशन हुआ वो सब कुछ नरेंद्र मोदी की चाल थी, एक नरेशन बिल्ड करने के लिए, एक चुनाव में फायदा उठाने के लिए, जो हुआ सब वैसा ही था। मिलिट्री ने सीधे, आपको पता होगा उस समय मिलिट्री ने सीधे कहा था, भारतीय सेना ने यही कहा कि हमको आदेश मिला, हम बम गिरा के आ गए। वहां कितने आदमी मरे ये नहीं मालूम, लेकिन वहां थे भी आतंकवादी या नहीं थे ये भी नहीं मालूम, ये सेना का बयान था। लेकिन अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का क्या बयान था? 350 आतंकवादी मारे गए, ये मारे गए, वो मारे गए। जो ड्रामा चला उस ड्रामे का फायदा नरेंद्र मोदी ने उठाया। उस तरह का गेम, अगला गेम अंततोगत्वा शायद कोई रास्ता ना मिलता देख नरेंद्र मोदी पीओके पर कुछ गेम करेंगे।
उस गेम को भी देश को तैयार रहना है कि ये नरेंद्र मोदी का गेम है, और फिर से भारत की सत्ता अगर नरेंद्र मोदी के हाथ में गई तो भारत को बचाना, जो मंदिर बन रहा है भगवान राम अगर इनके बिठाए बैठ गए, मुझे तो पूरी तरह से उम्मीद है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। ये उनसे दूर रहेंगे, मंदिर के उद्घाटन में भी नहीं जाएंगे। मुझे लगता है ऐसा करना भी चाहिए इनको, क्योंकि अब तो इनके ऊपर गोधरा कांड का भी आरोप सीधे सीधे आ चुका है। ना जाए तो अच्छा है, लेकिन मानेंगे नहीं, जिसकी संभावना कम है। इसीलिए मैं बोला कि वो उसका उतना अगर असर नहीं कर पाए तो ये पीओके वाला के कांड कर सकते हैं, ये मतलब ड्रामा रच सकते हैं, एक छद्म राष्ट्रवाद क्रिएट कर सकते हैं भारत में अपने पक्ष में। क्योंकि मैंने कहा कि ईवीएम भी इनके हाथ से निकल रहा है, और अब ईवीएम को बचाना भी मुश्किल है। भारत में ईवीएम नहीं रहेगा, ईवीएम से चुनाव अगला नहीं होगा। चाहे वो कोई पार्टी खुल करके सामने आए ना आए, कांग्रेस भी अगर थोड़ा धीरे से उस पर धक्का लगाए, पीछे खड़ी रहे, इस उम्मीद में कि हमारे काम आएगा आगे चल करके, ये जो भी होगा देश हित में नहीं होगा। इसलिए ईवीएम का जाना तय है। अब ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। चुनाव होगा तो एक संभावना यह भी है कि नरेंद्र मोदी चुनाव ही कैंसिल करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दें और खुद को राष्ट्रपति बना दें। कुछ भी कर सकते हैं, शेंगोल वाले हैं ये। और मैंने कहा कि गुजराती माफिया और गुजरात लाबी इतनी तेज और इतनी खतरनाक तरीके से भारत पर कब्जा कर चुकी, भारत के संसाधनों पर कब्जा कर चुकी है भारत, कि वो कुछ भी कर सकते हैं अंग्रेजों की तरह। आपको याद होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापार के लिए बनी थी, जैसे आज मोडानी है यानी अडानी है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्योरिटी के लिए उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड रखे थे, जो बाद में सेना में कन्वर्ट हुई और भारत को गुलाम बनाया। वही प्लानिंग इनकी भी है। आप अग्निवीर योजना का पीछे का इनसाइड स्टोरी यही है कि जो लोग अग्निवीर से निकलेंगे वो अडानी के ग्रुप में सिक्योरिटी में काम करेंगे। उन्हें भी बंदूक वगैरह आराम से लाइसेंस दिलवा देंगे, उनके पास सबके पास हथियार हो जाएंगे और अडानी की कंपनियों में सिक्योरिटी के रूप में काम करेंगे। अडानी की अपनी प्राइवेट सेना हो जाएगी, जो वक्त आने पर भारत में किसी भी प्रदेश से उठने वाली आवाज़ों को दबा सके। आवाज़ें तो उठेंगी ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर अब किसी को भरोसा नहीं है। आपने देखा वेस्ट बंगाल में ईडी पर ही हमला हो गया। इस तरह की अराजकता नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ पूरे देश में फैलेगा। अंतर्युद्ध इसे कहते हैं। भारत अंतर्युद्ध की ओर बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण, क्योंकि अगर ईडी सीबीआई निष्पक्ष नहीं है तो लोगों का आक्रोश भी बढ़ेगा ही, और उसके परिणाम जो हो रहे हैं आगे और भयानक हो, खतरनाक हो तो नहीं कहा जा सकता। खैर मेरे दोस्तों, मेरा आज का वीडियो सिर्फ ईवीएम के बारे में था, और देश से गुजारिश करूंगा कि ईवीएम के आंदोलनकारियों के सहयोगी बने। अगर वो आंदोलन करते हैं तो मीडिया नहीं पहुंचाता, तो आप लोग उससे दूसरे लोगों तक उनकी बातें पहुंचाएं, जिससे उनका सहयोग हो सके, और दूसरे राष्ट्रवादी पत्रकारों को भी जो है उनको भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहिए। कम से कम हर राष्ट्रवादी पत्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि वो प्रतिदिन कम से कम एक, जिनके ज्यादा फॉलोअर हैं, जिनके ज्यादा लोग सुनते हैं जिनको, वो कम से कम एक वीडियो तो जरूर ईवीएम के खिलाफ डालें। नमस्कार।